हेलो। हेलो जी, जय श्री कृष्ण। हेलो 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 जी, जय श्री कृष्ण। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई एम गुड। दिलीप जी, गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण। इट्स 12:30, हम 5 मिनट इंतज़ार करते हैं। कल तो बहुत सारी पढ़ाई लिखाई हो गई अपनी। आपके साथ साथ मैंने भी लिखा कल बहुत सारा। आप लोग के तो मजे हैं साला। मजे तो क्या है यार, इतना सारा तैयारियां करनी है। शे, नई पिक्चर चालू करेंगे। चलो जी, जय श्री कृष्णा, स्टार्ट करें, आ जाओ जी। हेलो जी, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आदित्य, अध्ययन, स्माइलिंग बुद्धा सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ यार, मैं भला चंगा वधिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय सिया राम। हर महादेव, हर हर महादेव। कुल कविता सीखे। जय श्री कृष्णा जी, श्वेता। श्वेता फ्रॉम गुजरात आई गेस, राइट? ओके। आ जाओ जी, आ जाओ, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट आ जाओ। एक 5 मिनट, 12:35 तक हम लोग वेट करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। कंपनीज एक्ट वहां नहीं हुआ, कंपनीज एक्ट का अदिति, मैं आपको लिंक दे दूंगा तो आप देख लेना घर पे बैठ के बड़े आराम से। 4-5 घंटे का है, पूरा हो जाएगा, ठीक है? आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा पर्सनली, ठीक है? दिलीप भाई, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, आपको भी। आप ये नंबर पे व्हाट्सअप कर दो। नहीं, 99680610072, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? जानवी हेलो, स्माइलिंग बुद्धा हेलो। लाइक करो सब। नहीं करते हैं यार, मत बोलो, आप नहीं करते हैं लोग लाइक, इनको अच्छा लगे बुरा लगे, ये लोग लाइक नहीं करते हैं। मैंने भी अब बोलना छोड़ दिया। जय श्री कृष्ण स्नेहा। ओके अदिति। सर, फाउंडेशन की क्लास क्यों नहीं हो रही? अरे अब्बू। अबू, फाउंडेशन की क्लास क्यों नहीं हो रही? फाउंडेशन की हो तो रही है यार। फाउंडेशन की कहाँ रेगुलर चल रही क्लास? ये अपना गांव चले गए अपने दोनों, मैथ वाले और अकाउंट्स वाले, तो उस वजह से फिर बच्चे ही नहीं आए यहाँ पर। तो एक अकेले सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बच्चे नहीं आए, तो इस वजह से सैटरडे को छुट्टी कर दी थी। रौनक मिश्रा जी, गुड आफ्टरनून। स्माइलिंग बुद्धा, दिलीप कुमार जी, आपकी हेल्थ कैसी है? हेल्थ यार ठीक है, मतलब मेरे पेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो बस वो चीकू से भी खा रहा हूँ, खाना प्रॉपर खा नहीं पा रहे, बट ठीक है, आई एम गुड। चलो, वो चीकू से में मज़ा बड़ा आता है, उसमें अच्छा ही लगता है वो हमेशा ना, डायरेक्ट खाओ उसको। चलो, हम लोग ने स्टार्ट किया था जी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। हमने क्या स्टार्ट किया था? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में हमने कुछ एक रूल्स हमने पढ़े थे। वो रूल्स कौन कौन से थे? तो हमने एक रूल को छोड़कर बाकी सब एक बार गो थ्रू कर लिए थे, और वो रूल ये रहे आपके सामने।
सबसे पहला रूल था लिटरल कंस्ट्रक्शन, और लिटरल कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने 12:40 तक इंतजार कर रहे हैं और वो इंतजार के दौरान हम लोग इनको रिवाइज कर देते हैं। लिटरल कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने सिर्फ एक छोटी सी बात पढ़ी थी कि इसे कार्डिनल रूल भी कहा जाता है, पहली बात ऑब्जेक्टिव के लिए। और दूसरी बात क्या थी कि साहब जब तक जनरल सेंस में साफ साफ समझ में आता है, प्लेन सेंस में साफ साफ समझ में आता है, तो उसका कोई दूसरा अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। एक्ट में जो वर्ड दिए गए हैं उसी से उसका अर्थ निकालो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। इसके अंदर हमने बात किया था नैरो सेंस में बात खत्म नहीं होती है, तो वाइडर सेंस ले लो सेक्शन 102 के एग्जांपल के साथ। हमने टेक्निकल सेंस की बात की थी जब हमने प्रैक्टिस वर्ड को यूज किया था, और हमने पॉपुलर वर्ड को इस्तेमाल करो जो यूजेज या कस्टम में होता है, जैसे कि पान के पत्ते वाला एग्जांपल लिया था। उसके बाद हम आए थे रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, और ये सिर्फ इतनी एक छोटी सी बात बोलता है, इसे वैसे कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है। और ये इतनी सी बात बोलता है कि भाई जब लिटरल कंस्ट्रक्शन में एब्सर्डिटी आती है, ABSURDITY, एब्सर्डिटी आती है, नंबर वन। अरे आपसे मिल लिया, आप डॉक्टर की क्या जरूरत है भाई? एज ए डॉक्टर? ओके। यस यस डॉक्टर साहब बिल्कुल ऐसे करते हैं। राधे राधे डिम्मी। चलो, तो एब्सर्डिटी आती है, एम्बिगुअसनेस आता है, इनकंसिस्टेंसी आती है, इनकम्प्लीटनेस आती है। अगर ये तीन चार शब्द आप याद रख लेंगे तो फिर कोर्ट क्या करती है, कोर्ट फिर उसका लिटरल कंस्ट्रक्शन नहीं, रीजनेबल या फंक्शनल कंस्ट्रक्शन करती है। और फंक्शनल कंस्ट्रक्शन के साथ अपन ने बात की थी कि यार कोर्ट ये क्यों इंटरप्रिटेशन को लेकर चलती है, टू एडवांस रेमेडी एंड सप्रेशन ऑफ मिसचीफ। रेमेडीज एडवांस करने के लिए, देने के लिए, और सप्रेशन ऑफ मिसचीफ यानी कि कोई लूप होल रह गया या फिर कोई शरारतें हैं उनको खत्म करने के लिए। हेडन्स मिसचीफ रूल, हेडन्स मिसचीफ रूल इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, किसका? रीजनेबल का। और इसके अंदर हमने समझा था कि यार अगर किसी पुराने एक्ट में क्या लिखा था उसको ठीक करने के लिए, उसमें क्या क्या कमियां थी उसको ठीक करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया और ये ज़रूरत क्यों पड़ी, इन चार सवालों के जवाब हमने मांगे थे, वहां पर मिल गए तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, और अकॉर्डिंगली इसके अंदर हमने ह्यूज वर्सेस वो स्ट्रीट ऑफेंस वाला केस देखा था, और एक हमने प्राइस कंपटीशन। उसके बाद बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन पे आए थे। अच्छा एक बात बताऊं क्या, पहले बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन को ही, मिसचीफ रूल को ही बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन में लेते थे, लेकिन मॉड्यूल में इस बार आपको अलग से देके रखा है और बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का अर्थ भी अलग बता रखा है, तो अपन ने अलग अर्थ पढ़ लिया है। अलग अर्थ क्या देके रखा है भाई साहब कि कुछ एक पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर क्लास के लिए कुछ रूल्स, उनके बेनिफिट्स के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, तो उन रूल्स को उसके अकॉर्डिंगली पढ़ो। अगर बहुत सारे मीनिंग निकल रहे हैं एक शब्द के, तो जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है उस क्लास को, कौन सी क्लास, जो जिनके साथ पास्ट में फेयरली ट्रीटमेंट नहीं होता था, जिनको प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे, तो उनको प्रिविलेजेस देने के लिए बना। उसके बाद एडजस्टम जेनरिस, उसमें हमने बात किया कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों के पीछे जनरल शब्द होते हैं, तो उन जनरल शब्दों का अर्थ बिल्कुल उन शब्दों के उस कैटेगरी के हिसाब से ही लेकर चलेंगे। नेक्स्ट आता है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, ये हारमोनी क्रिएट करता है जब दो या दो से, मतलब सिंगल मैटर के ऊपर दो या दो से ज़्यादा प्रोविजंस बने हुए हैं, अलग अलग सेक्शन में या अलग एक्ट के किसी सेक्शन में या अलग लॉ में, किधर भी बने, तो उनके बीच हार्मनी जितना हो सके विदाउट प्रिजुडिस लेकर चला जाता है, मतलब सबका पालन हो जाए वो सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर फिर भी अड़ जाता है तो फिर ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, लॉ ये बताता है, और ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है उसके लिए नॉट विद स्टैंडिंग और सब्जेक्ट टू वर्ड यूज किया जाता है। सब्जेक्ट टू में क्या होता है कि जो बाद वाला प्रोविजन होता है वो पहले वाले पर प्रिवेल करता है, और नॉट विद स्टैंडिंग में पहले वाला बाद वाले पे प्रिवेल करता है, मतलब उससे ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये पर्टिकुलर हारमोनियस कंस्ट्रक्शन में था। और अब आते हैं हम, पेश खिदमत है एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, ये सिर्फ आखिरी अपना रूल बचा है, इसको हम करेंगे। अच्छा, दो तरह के रूल्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी रूल्स में एक बचा है और सेकेंडरी में बस दो है, और वो भी पुच्चू से हैं, तो उन्हें सुनकर और कोशिश करेंगे, अगर आपकी इच्छा होगी तो लिख कर ख़त्म करेंगे। तो शैल वी स्टार्ट नाउ, प्राइमरी रूल नंबर 7 एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, अंगूठा दे दो, हम स्टार्ट करेंगे।
रूल नंबर 7, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखो अब मैं क्या करता हूँ, वीडियो था ना उसका यूट्यूब में वायरल। देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलो जी, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन कहता है एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जनरल पार्लेंस में, कॉमन पार्लेंस में जैसे उन्हें यूज किया जाता है, इसमें कुल 4 से 5 शब्द इन्होंने दिए हैं। एंड और, भाई एंड को अपन क्या मान के चलते हैं कि इट इज अ कंजंक्टिव वर्ड। मैं लिख देता हूं यहां, देखो ध्यान से सुनना। नॉर्मल रूल क्या कहता है? नॉर्मल रूल, नॉर्मल रूल एंड का मतलब कंजंक्टिव से लिया जाता है, और का मतलब डिसकंजंक्टिव से लिया जाता है। एंड का मतलब जोड़ने वाला, यानी कि अगर कोई वर्ड लिखा है दिस एंड दिस, तो ये एंड के बाद वाले शब्द को उसके साथ ऐड कर रहा है। और जब वर्ड लिखा जाता है और, तो डिसकंजक्टिव, यानी कि ये उन दोनों को अलग कर रहा है कि ये या फिर ये, यानी कि ये एक तरह से देखा जाए तो ऐड करता है, और ये क्या करता है, आपको ऑप्शन देता है कि इन दोनों में से कोई भी आप पूरा कर लो। ठीक है, ये डिसजंक्टिव होता है, कंजंक्टिव, ये नॉर्मल रूल है। ठीक वैसे ही मे एंड शैल, में कौन से प्रोविजंस होते हैं? डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब ऑप्शनल, या कहां गया, ऑप्शनल, या डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी मतलब ऐच्छिक, आपकी इच्छा हो तो करो, आपका मन करे तो करो, आपका मन करे, आपका मन ना करे तो ना करो। और दूसरा होता है शैल। शैल होता है मैंडेटरी प्रोविजन। मैंडेटरी क्या होता है? कंपलसरी, यू हैव टू डू दिस ओनली। ये हैं आपके जनरल रूल, ये क्या है? नॉर्मल रूल है। लेकिन एक्सेप्शनल, ये रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि जब हम इन नॉर्मल रूल्स को यूज करते हैं, जब हम इन नॉर्मल रूल्स को यूज करते हैं, तो लॉ का इंटेंशन फुलफिल नहीं हो पाता है। मैनिफेस्ट इंटेंशन ऑफ लॉ इज नॉट फुलफिल्ड। अगर हम इनका नॉर्मल यूज करते हैं तो इनका लॉ का मैनिफेस्ट जो है, इंटेंशन जो है, वो फुलफिल नहीं हो पाता है। तो आप इसको बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि रिवर्स करके यूज भी कर सकते हो जब आपको इंटरप्रिटेशन उसकी इंटेंशन को पकड़ना हो तो। यानी कि इनको जब हम रिवर्स यूज करते हैं तब ये एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन लाइट में आता है। जैसे अपन समझते हैं ना, मे कब यूज करते हैं अपन? मे, यू मे गो, मतलब तुम्हारी इच्छा हो, यू मे गो, तुम्हारी इच्छा हो तो जाओ, यू मे गो, यानी कि तुम्हें जाना होगा। तो यहां पर मे को शैल, बात समझ में आ रही है? भाई ये इन जनरल तो डायरेक्टरी होता है मे, लेकिन कई बार, अब यार ये लॉ ना उल्लू का पट्टा, बताया क्या किया इन्होंने? इन्होंने लिखा तो खुद ने गलत, और हमसे कह रहे हैं कि एक काम करो, एंड को तुम और पढ़ लो, और को ना एंड मान के चल लो। तुम एक काम करो, मे को ना शैल समझ लो, और शैल, अरे तो तुम मे को शैल लिख क्यों नहीं देते भाई? अगर 17 जगह तुम्हें पता है, हमसे ज्यादा ज्ञानी तो तुम हो, तो तुम्हें पता है कि मे को यहां पर मे नहीं समझना है, शैल समझना है। क्यों? क्योंकि मे पढ़ने से लॉ का इंटेंशन पूरा नहीं हो रहा है। तो जो लॉ का इंटेंशन पूरा करने वाला सीन है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कंपनीज एक्ट का सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट।
सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनना। सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनी में, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को लेकर है, कंपनी में बी फॉर्म्ड, कंपनी में बी फॉर्म्ड for any lawful purpose, for any lawful purpose, company may be formed for any lawful purpose, full stop। फुल स्टॉप नहीं, उसके आगे चलो कुछ भी लिखा हो। अब यहां पर अगर हम मे का जनरल, अगर हम यहां पर मे का जनरल सेंस निकालेंगे, अगर हम यहां पर मे को जनरल वर्ड्स में पढ़ेंगे, तो जनरल वर्ड्स क्या बोल रहे हैं, जनरल सेंस क्या कह रहा है, ऑप्शनल है। डायरेक्टरी प्रिंसिपल के हिसाब से चलेंगे तो क्या चलेगा कि कंपनी में बी फाउंड फॉर एनी लॉफुल पर्पस, मतलब आपकी इच्छा हो तो कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए बनाओ, और आपकी इच्छा हो तो आप सट्टा खेलने के लिए कंपनी बनाओ, आप अफीम गांजा बेचने के लिए कंपनी बनाओ, क्योंकि मे वर्ड यूज लिखा है, यानी कि आपकी इच्छा है। डायरेक्टरी प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर है, अथॉरिटी की, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा जो करो। तो मे वर्ड का यहां पर लॉ का इंटेंशन क्या है कि कंपनी शैल बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। यहां पर मे का अर्थ डायरेक्टरी नहीं, मैंडेटरी है और कंपल्सरीली है। बात समझ में आ रही है आपको? यहां पर उन्होंने लिख तो दिया मे, गलती करी खुद ने, और हमसे क्या बोल रहे हैं कि इस मे को आप शैल पढ़ो, नहीं तो आपको हम मार्क्स नहीं देंगे। तो अब हम इस मे को शैल ही पढ़ना पड़ेगा, अपन इसको मे को मे नहीं पढ़ सकते। यानी कि अगर हम इसे मे पढ़ेंगे तो कंपनी मे बी फॉर्म्ड, may shall in this case, yes, कंपनी में बी फाउंड फॉर एनी लॉफुल पर्पस, यानी कि कंपनी में और मे नॉट भी हो गया, मतलब ये तो आपकी इच्छा पर हो गया कि भैया तुम्हें कंपनी बनानी है कि हो, कंपनी तो बनानी है। अच्छा, तो फिर एक काम करो, लॉफुल पर्पस के लिए ही बनाना, और किसी पर्पस के लिए नहीं। पर सर वहां तो लिखा है कंपनी में बी फाउंड, आपकी इच्छा हो तो लॉफुल के लिए बनाओ, वरना कैसे भी बना लो। कि नहीं, उस मे का अर्थ मे नहीं, उस मे को शैल में पढ़ो। एक्सेप्शन, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन यही कहता है कि जब लॉ का इंटेंट अगर आपको पकड़ में नहीं आ रहा है, अगर लॉ का इंटेंट आपको पकड़ में नहीं आ रहा है नॉर्मल रूल से, इन शब्दों का प्रयोग करने से, तो इसे डायरेक्टरी की जगह मैंडेटरी समझकर पढ़ें और इसे मे को शैल समझें। बात समझ में आती है? एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल चलो ले लेते हैं। सेक्शन 120, सेक्शन 120 क्या है? ई मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, ई रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस, या मेंटेनेंस और ई रिकॉर्ड्स। मतलब सेक्शन 120 क्या कहता है, इसमें क्या बोला है कि अगर आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है या फिर आपकी कंपनी में 1000 और मोर शेयर होल्डर्स हैं या डिबेंचर होल्डर्स है या अदर सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, तो सच कंपनी में मेंटेन द रिकॉर्ड्स इन ई फॉर्म। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ, यहां पर जो मे लिखा है इसे अपन नॉर्मल सेंस में लेंगे या रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे? मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन, हाँ वही है। लिखना स्टार्ट करना है, अरे साथ साथ लिखना है बहन। अभी भाई मैं आपको अगर ये अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूं तो भी ये भी तो एक पार्ट है ना आपके जवाब का। ये एग्जाम्पल्स हो गए, ये आपको उधर काम आने वाले हैं।
अब मुझे आप बताएं कि सच कंपनी में मेंटेन देयर रिकॉर्ड्स इन फॉर्म, यहाँ पे मे को मे की तरह यूज करेंगे या शैल की तरह यूज करेंगे? यहाँ पर बोला है कि भाई साहब मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ ई रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ ई रिकॉर्ड्स। लेट हो गया सर, अरे बहुत अच्छी बात है, लेट हो गए, अभी बैठो, स्टार्ट करो। मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ ई रिकॉर्ड्स के लिए क्या बोला है कि भाई हर वो कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी हो, कोई भी लिस्टेड कंपनी हो, या फिर एक कंपनी जिसके 1,000 या उससे ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं, या डिबेंचर होल्डर्स हैं, या अदर सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, उन कंपनीज को दे मे मेंटेन देयर रिकॉर्ड्स इन ई फॉर्म। अरे यार एक बात बताओ कि अगर मे वर्ड यूज करना था तो मे किसके लिए होगा? जिनके पास 400-500 शेयर होल्डर है, डिबेंचर होल्डर है, उनकी इच्छा है यार वो करें ई रिकॉर्ड्स या ना करें। लेकिन 1,000 यानी सेबी कह रही है कि लिखो, तो सेबी बोलेगी तुम्हारा मन हो तो कर लो। अरे सेबी ने अगर कहा है कि लिस्टेड कंपनीज के लिए तो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही चाहिए, तो इस मे को क्या मान के चलेंगे? शैल। अरे भाई आपके आंसर ही नहीं आ रहे हैं। इस मे को क्या मान के चलेंगे अपन? शैल मान के चलेंगे। नॉर्मल प्रोविजंस को इग्नोर करेंगे और एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन अडॉप्ट करेंगे। एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन को अडॉप्ट करेंगे। शैल इफ द कंडीशंस आर फुलफिल। शैल, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा, तो या आपको बात समझ में आ रही है? मे को कब शैल, शैल को कब मे? जब लॉ का इंटेंशन फुलफिल नहीं होता हो तब। बस इतनी सी बात है यहां पर। एक एग्जांपल और ले लो, एक सेक्शन और लिख देते हैं। अरे रे, जैसे 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 मैंने लिखा था, सेक्शन 21 है, सेक्शन 21। सेक्शन 21 क्या कहता है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ऑथेंटिकेट, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, सेक्शन 21 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये अपन कंपनीज एक्ट के ही ले रहे हैं एग्जांपल, ताकि कंपनीज एक्ट, ताकि आपको जो है ना इजी रहे। कंपनीज एक्ट, और ऊपर तो लिख ही दिया था मैंने कंपनीज एक्ट। तो सेक्शन 21, सेक्शन 21 क्या क्या ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ऑथेंटिकेट, सेक्शंस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ऑथेंटिकेटेड, इसके बाद क्या लिखा है? मे बी साइंड बाय की मैनेजरियल, की मैनेजरियल पर्सन और एनी अदर ऑथोराइज्ड ऑफिसर। अगर कंपनीज एक्ट के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना है, कंफर्म करना है, तो फिर अपन क्या करो कि अपन की मैनेजरियल पर्सन के भी साइन, आपको चाहिए तो की मैनेजर पर्सन के साइन ले लो या फिर किसी के ले लो, मतलब साइन करो नहीं करो ऐसा चलेगा, या इस मे को मे मान के चलेंगे या फिर शैल। तो बहुत सारी जगह आपको लगेगा, यहां पर भी देके रखा है आपको मे। ये क्या है? डायरेक्टरी है, यानी कि डिस्क्रिशन है नॉर्मल सेंस में, बट इंटेंशन of law is not fulfilled, then it will be interpreted as shall, mandatory, full stop। ये मैं आपको इसलिए एग्जांपल्स दे रहा हूं क्योंकि क्या है कि कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पे लिखें क्या समझ नहीं आ रहा है, तो आपको कोई एग्जांपल देकर उसे थोड़ा सा आपको बता देना है कि यार देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है, इसी को लिख लो आप। तो ये हो गया आपका, अगर रूल ऑफ एक्सेप्शनल उसकी बात करें तो ये खत्म हो चुका आपका।
शैल। तो ऐसे बहुत सारी जगह दिया है, और बहुत सारी जगह हमसे बोल रहे हैं लोग कि तुम मे को शैल पढ़ लो, ये खुद से इनसे सुधारा तो जा नहीं रहा। हमसे कह रहे अरे एक एक एक्ट पकड़ लो, और वेले बैठे हैं सरकारी कर्मचारी बहुत सारे, तो उनको बोलो अगर नहीं बैठे हैं वेले तो फिर अपॉइंटमेंट करो। इतने सारे लोग बेरोजगार बैठे हैं वकील लोग, उनको बोलो लो आओ रे यार इसको थोड़ा ठीक करके जाओ, 1 महीना 2 महीना ले लो। अरे दम लगा के काम करने को तैयार है लोग, लेकिन आप हमसे बोल रहे हो कि यार आप इसको वो समझ के जाओ नहीं तो नंबर नहीं देंगे। ये गलत है हमारे साथ। हाँ, इसका एंड और के ऊपर क्वेश्चन आता है, एक नहीं आता। दूसरी बात, मैंडेटरी और डायरेक्टरी प्रोविजंस पे या डायरेक्ट, हाँ उनके ऊपर क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है। वो सीधा पूछता है कि मैंडेटरी और डायरेक्टरी समझा दो। तो मैंडेटरी और डायरेक्टरी को अपन को समझाना पड़ेगा कि मैंडेटरी कंपलसरी होता है और डायरेक्टरी जो होता है वो ऑप्शनल होता है। मैंडेटरी में किसी तरह की ड्यूटी होती है, उसको पूरा करना ही है क्योंकि उसके ऊपर किसी के पास पावर्स हैं कि उससे करवाने का है, जबकि यहाँ पर कोई ड्यूटी नहीं होती है। मैंडेटरी में जनरली शैल मस्ट वर्ड यूज करते हैं, जबकि वहां पर मे वर्ड यूज करते हैं। मे के अंदर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, जबकि शैल के अंदर ऑब्लिगेशन होता है। तो ऐसे करके, तो अगर आप चाहें तो मैंडेटरी वर्सेस, मतलब इस रूल को लिख लें अपन। आप यहां तक जो अपन ने डिस्कशन किया है उस आगे बढ़ जाए अपन लिखने के लिए। नाउ प्रोविजन या रूल राइटिंग। अब रूल राइटिंग कर लेते हैं अपन। एग्जाम्पल बहुत हो चुके, अब हम इसको लिख लेते हैं। यस, ताकि क्या है कि इतने सारे लिखे हैं अपन ने, तो ये भी लिख के खत्म कर देंगे ना, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। लिखे द वर्ड एंड इज नॉर्मली, द वर्ड, अच्छा सुनो, रुको रुको रुको, पहले अपन हेडिंग डाल देते हैं। फर्स्ट हेडिंग डाल दिया अपन ने, एंड और। अब लिखते हैं, देखिए द वर्ड एंड the word and is normally conjunctive, conjunctive, पहली बात। दूसरी बात, in its conjunctive sense the word is used and is, and को inverted में ले लेना, and is used to conjoin, to conjoin words, clauses or words, clauses or sentences. It signifies, it signifies, इस एंड को भी बड़ा लिखना है यार, सॉरी। एंड इसको भी इन्वर्टेड कोमा में कर देना, मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूं ताकि ये एंड का है, द वर्ड एंड, द वर्ड एंड, ठीक है। इट सिग्निफाइज दैट समथिंग, it signifies that something is to follow, something is to follow in addition to, in addition to that which precedes, precedes, PRECEDES होता है शायद, हाँ यार स्पेलिंग का बड़ा समस्या है, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या जी, एंड के बारे में। अब बात कर रहे हैं और
के बारे में, और के बारे में एक ही लाइन लिख लो, द वर्ड और द वर्ड और द वर्ड और इज डिसजंक्टिव, वो कंजंक्टिव था, ये डिसजंक्टिव है। दैट मेक्स दैट मेक्स an alternate an alternate generally corresponding to either, जैसे होता है ना either this or that, either, बिल्कुल वैसा ही, as either this or that। वैसे अगर आपने देखा होगा ना, विच एवर इज अर्लियर या विच एवर इज लेस, तो अगर देखा जाए तो ये और ऑप्शन चलता है, क्योंकि इन चारों में से जो सबसे कम हो वो ले लो, यानी कि बाकी को छोड़ दो, कोई भी एक हो जाए, कोई भी एक, कौन सा, जो सबसे कम हो। विच एवर इज लेटर या विच एवर इज हायर लेते हैं, यानी कि सबको कवर कर लेता है, वो एक तरह से एंड लेके चलता है वो। विच एवर इज हायर में क्या है, ये भी आ गया, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, तो वो हार्मनी लेके चलता है कि सभी को कवर कर लें। विच एवर इज लेटर, विच एवर इज हायर, या हार्मनी लेकर चलता है कि सबको, हार्मनी किस चीज को लेकर चलता है, विदाउट प्रिजुडिस वाले सीन को लेकर चलता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, खैर, और हो गया। इसके बाद अब एंड और को लेकर समटाइम्स sometimes and is read as or, कई बार एंड को और पढ़ा जाता है, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, टू गिव इफेक्ट, to give effect to the manifest intention, manifest intention of the legislature, as disclosed from the context। इस लाइन को अब याद रखना, मे शैल में भी यही अपन लिखेंगे कि समटाइम्स मे इज रीड एज शैल एंड वाइस वर्सा, टू गिव इफेक्ट टू द manifest intention of the legislative as disclosed from the context। अगर मे शैल में आता है तो ये लाइन आपको मैंने इसलिए ब्लू में और हैशटैग लगा के दी है ताकि आपको ये लाइन उधर भी यूज करने को मिल जाए। तो ये एंड और की बात होती है खत्म, एंड और की बात होती है खत्म। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या होता है कि भाई साहब मैंडेटरी और डायरेक्टरी क्या है, तो मैंडेटरी डायरेक्टरी को भी अपन पकड़ लेते हैं, क्या है साला। ठीक है, एक टेबल ही बना देते हैं अपन। ठीक है, ये हो गया खत्म। अब ये लेते हैं, ये हो गया आपका, मैं ऐसा मान के चलो हम साथ साथ लिख रहे हैं तो कोई भी पीछे नहीं है और किसी का कुछ छूटा नहीं है। वो एकदम सीधी लाइन कैसे खींचते हैं यार, चलो सीखेंगे कभी, अभी तो लिखते हैं। फर्स्ट है आपका मैंडेटरी, और यहां लिख लें आप डायरेक्टरी। मैंडेटरी प्रोविजंस और डायरेक्टरी प्रोविजंस, अरे यार इसको नहीं करना था,
क्या पता और इधर जरूरत पड़ जाए जगह की। चलो मैंडेटरी स्टार्ट करते लिखना। पहली बात ध्यान से सुनो। मैंडेटरी क्या होता है? अपन ने बात किया कि कंपलसरी होता है उसे मैंडेटरी बोल देते हैं, जो कंपलसरी नहीं होता है ऑप्शनल होता है, जिसमें ऑप्शन मिलता है उसे अपन क्या बोल देते हैं? डायरेक्टरी बोल देते हैं। लिखो वेयर द एक्ट, वेयर द एक्ट, वेयर द एक्ट, और एक्ट लिखो, इनैक्टमेंट लिखो, बात बराबर है। वेयर द इनैक्टमेंट और प्रोविजंस, वेयर द इनैक्टमेंट या एक्ट और प्रोविजंस prescribes that the contemplated action be taken without any option or discretion, without any option or discretion, then such action is called mandatory. इसके सामने अब इसको मैं ऐसा मान के चलूं आप लिख चुके हैं, क्योंकि मैं उसको ऐसे करूंगा तो फिर आपको दिक्कत तो नहीं जाएगी। वेयर द एक्टिंग अथॉरिटी, डायरेक्टरी में क्या है? ऑप्शन मिलता है आपको। वेयर द एक्टिंग authority, where the acting authority is vested with the discretion choice, with the discretion comma choice और जजमेंट, यानी कि आपके जजमेंट पे आपकी इच्छा है, आप निर्णय लो करना है नहीं करना है, और जजमेंट। सच statute or provision is called directory. ये आपका पहला बात होता है खत्म। पॉइंट नंबर 1, इसको 1 लिखते हैं अपन यार, है ना, इसको लिख देते हैं 1, ये हो गया 1। अब बताती है 2, इसको यहां से क्लोज भी कर देते हैं ताकि साथ साथ खत्म होता जाएगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 इज ओके। In any case, or provision, if it makes duty of the person on whom the power is conferred भाई, किसी की ड्यूटी है तो किसी को पावर देके रखी है टू एक्सरसाइज द पावर। जैसे मान लो कि रिक्विजिशनिस्ट के पास पावर्स होती हैं कि भाई वो चाहें तो एक एप्लीकेशन दें और उसकी क्या करें कि मीटिंग कॉल करें,
यहाँ शेयर होल्डर्स के पास पावर होती है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के लिए, वो चिट्ठी रिक्विजिट नंबर ऑफ बंदे एप्लीकेशन दें तो बोर्ड में, अब वहां पे मे लिखा है लेकिन यूज कैसे करेंगे, शैल की तरह। तो वो मैंडेटरी होगा कि भाई अगर किसी की पावर है तो फिर आपकी ड्यूटी है, और आपकी ड्यूटी है तो फिर आपको उस ड्यूटी को क्या करना है, आपको उस ड्यूटी को फॉलो करना है, ड्यूटी बजाना है। तो ड्यूटी बजाने के लिए आपको कंपलसरीली करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सामने वाले के पास पावर्स हैं। वो चाहे तो अपनी पावर्स को फोरगो कर सकता है, लेकिन आप अपनी ड्यूटी को नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्या है इन दिस केस, या इन एनी केस, किसी भी केस में या किसी प्रोविजन में, अगर ये आपकी ड्यूटी बनाता है जिसके सामने कोई पावर लेकर खड़ा है तो फिर आपकी ड्यूटी बनती है, तो ये मैंडेटरी हो जाता है। उस साइड जगह इन एनी केस, इन एनी केस या प्रोविजन, ओ इसको ब्लू में लिख रहे थे ना अपन, इन एनी केस या प्रोविजन, इन एनी केस या प्रोविजन, if it is, if it is, if it does not, अरे आदत पड़ी है, if it does not makes a duty of any person या authority, of any person या authority, द, इसमें ऐसा होता है, ठीक है, और authority, the act of the person is completely at his discretion, उसकी इच्छा पर होता है। जैसे सुओ मोटू वर्ड यूज करते हैं ना अपन, डिस्क्रिशन। आज राइटिंग अच्छी नहीं आ रही यार, पता नहीं क्यों, क्या मालूम, नहा के भी आया हूँ फिर भी ऐसा हो रहा है। नहाने से राइटिंग का क्या, नहाने से अच्छी वाइब्स आती हैं, अच्छी वाइब्स आती हैं। तो मतलब अगर आप रोज नहाओगे तो आपको अच्छी बीवी मिलेगी? नहीं नहीं, वाइफ्स नहीं, वाइब्स वाइब्स। तो ये नंबर 2 हो गया आपका। नंबर 3 लिखो, जनरली shall या must words used in mandatory provisions and shall in normal sense, in general sense, imports a command, imports a command। मतलब शैल कहता है कि आपको करना ही है, कमांड लेकर आता है। जनरली यहां पर मे वर्ड यूज होता है, मे is used in directory provisions। मे सिग्निफाइज, मे क्या बताता है, मे signifies, may signifies the authority has been allowed at his on discretion, उसकी इच्छा पर छोड़ दिया है। ये हो गया नंबर 3। और अगर लिखना है तो एक आधा और लिख दो यार। वैसे तो आपका जवाब बड़े आराम से 4 नंबर का होगा, तो ये हो जाएगा पूरा। नंबर 4
shall imposes an obligation or duty, shall imposes an obligation और ड्यूटी, जबकि मे कन्फर्स डिस्क्रिशनरी पावर, जबकि मे कन्फर्स डिस्क्रिशनरी पावर्स। ये होता है आपका खत्म। ये मैंडेटरी, और इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो ये 3-4 बातें आप लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। जो याद रहे वो लिख दो, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझ जाएंगे, अगर आप समझ जाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे ही आप ये लिख चुके होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। मे और शैल के ऊपर थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्योंकि मे और शैल के ऊपर अलग से कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना। तो मे और शैल के ऊपर भी अपन कुछ लिख लेते हैं, बट यू जस्ट गिव मी कि आपको अब अंगूठा नहीं देना है, आपको क्या लिखना है, ओके। क्या लिखना है, ओके। अगर आपका हो गया तो आपको लिख देना है ओके 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 ओके। चलिए, थोड़ा सा मे शैल रह गया, इसको लिख देते हैं, खत्म करते हैं। एक का ओके आया मतलब सबका ओके आया। देखो, पहला क्वेश्चन एंड और को लिख दिया हमने। दूसरा क्वेश्चन इस एक्सेप्शनल केस पर दूसरा क्वेश्चन मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी, डायरेक्टरी, मैंडेटरी और डायरेक्टरी के ऊपर डन डना डन क्वेश्चन बनने के चांसेस है 99%। अगर उसको कुछ अच्छा पूछना है डायरेक्ट क्वेश्चन में तो मैंडेटरी और डायरेक्टरी पूछा जाता है। चलो, अब बात करते हैं अपन में शैल एंड मस्ट। मस्ट और शैल क्या होते हैं, कंपल मैंडेटरी में चले जाते हैं, और ये में यहां रह जाता है बेचारा। अब फटाफट फटाफट से अपन इसको खत्म कर देते हैं। पहले मे को लिख देते हैं, पहले लेते हैं मे को। मे के बारे में 2-3 बात लिख देते हैं ताकि आपके पास कुछ हो लिखने के लिए मे के बारे में, ठीक है। एज मे कन्फर्स डिस्क्रिशनरी पावर नॉट ऑब्लिगेशन, इट रेफर्स चॉइसेस और ऑप्शन टू अथॉरिटी, यानी कि ऑप्शन देता है। सर, सेकंड पॉइंट में डिस्क्रिशनरी के बारे में क्या लिखा हुआ है? सेकंड पॉइंट में डिस्क्रिशनरी में, इन केस ऑफ प्रोविजन इट डज नॉट मेक अ ड्यूटी ऑफ एनी पर्सन या अथॉरिटी, द एक्ट कंप्लीटली एट इज डिस्क्रिशन। सेकंड पॉइंट में डायरेक्टरी के बारे में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा तो हुआ है, देखो ना। क्या लिखा हुआ है मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या मतलब? आपका क्वेश्चन फटाफट से क्लियर करो, आप क्या पूछना चाह रहे हो? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, आपका क्वेश्चन क्या है बताइए। एज में इसको स्टार्ट करते हैं अपन। एज में, एज में confers discretionary powers। कंप्लीटली के बाद क्या लिखा है तो ऐसा बोलो ना। डायरेक्टरी के बाद क्या लिखा है आपने बोला? कंप्लीटली एट हिज डिस्क्रिशन लिखा है ना, एट हिज डिस्क्रिशन। सर, वो डिस्क्रिशन एंड मैंडेटरी का एक्सप्लेनेशन अगर शैल और मे के लिए लिखा तो मेरे को समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन एकदम क्लियर पूछो, मतलब ऐसा ना हो कि मैं आपके क्वेश्चन के लिए फिर आपसे पूछूं कि आप पूछना क्या चाह रहे हो। हैंडराइटिंग नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एज में कन्फर्स डिस्क्रिशनरी, वैसे मैं बोल भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं साथ साथ, है ना। एज
may confers discretionary powers, not obligation, not obligation. It refers choices or option to authority. Option to authority. Option to authority. ये पहली बात हो गई. दूसरी बात लेते हैं. But when the normal significance of imperative, but when the normal significance of imperative and permissive terms leads to and permissive terms leads to absurd. यानी कि जो उसको परमिशिव टर्म, परमिशिव का मतलब है उसे परमिशन दे दी कि तेरे हिसाब से कर ले, लेकिन अगर ऐसा करने से वो उसका एब्सर्ड मीनिंग निकलता है या इनकन्वीनियंस हो जाती है, इनकन्वीनियंस हो जाती है, या एंड अनरीजनेबल, अर्थ उसका अनरीजनेबल निकल जाता है, अनरीजनेबल हो जाता है क्या रिजल्ट्स, then they should be then they should be discarded. यानी कि डायरेक्टरी प्रिंसिपल को डिस्कार्ड कर देंगे और इंटरप्रेट एज एंड इंटरप्रेटेड या कंस्ट्रूड एज मैंडेटरी, ब्रैकेट में लिख दो शैल इंस्टेड ऑफ डायरेक्टरी, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टरी, ब्रैकेट में लिख दो मे की जगह ये यूज करेंगे. अब आ जाओ जी पॉइंट नंबर, बस ये हो गया, काफी है मे के लिए. मे में पहले बता दिया डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ऐसा ऐसा है, लेकिन अगर कुछ उसका रॉन्ग सेंस निकल रहा है, गलत रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हैंड राइटिंग नहीं समझ आई. ओके थैंक्स. चलो अब लेते हैं अपन शैल. शैल में इन जनरल ये इंपोजेस ऑब्लिगेशन और ड्यूटी लिखो. इन जनरल shall imposes obligation or duty of authority but not always means that the enactment is mandatory
या ऑब्लिगेटरी। बट नॉट ऑलवेज को यहाँ से डिलीट कर दो, क्योंकि क्या है, ये खुद एब्सर्डिटी दे देगा, इसको मैं आगे कवर कर लूंगा। बट नॉट ऑलवेज को डिलीट कर देना आप। डायरेक्ट यहाँ आ जाओ। मीन्स दैट द एनेक्टमेंट इज मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी और कंपलसरी लिख दो। कंपलसरी प्रोविजन हो गया। इट डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट। It depends on context. It depends on context in which the word shall occurs. ये वर्ड कहाँ पर आ रहा है? And other circumstances. ओके अब ये दोनों को लेकर हैशटैग लगाओ, और एक कॉमन बात जैसे एंड और में लिखी थी अपन ने, वैसे ही यहाँ भी ये लिखो, वन शुड इंटरप्रेट the word may और shall। कैसे इंटरप्रेट करना है आपको? ऑन द बेसिस ऑफ a purpose, objective, intent of enactment। आपको इनके पर्पस, ऑब्जेक्टिव मतलब वो चाहता क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, उस हिसाब से लो। इट बेसिस ऑफ अदर प्रोविजंस and basis of general scheme of act। तीसरी बात लिख लो, on the basis of consequences of omissions, to observe the requirement if specific provision is contravened। ये आपका मे शैल खत्म हुआ, ये आपका पूरा रूल खत्म हुआ, तो प्राइमरी रूल अब होते हैं खत्म। इसको आप लिख लो बॉस। डन, गुड।
चलो, तो अगर अब अच्छा, अब इस पे दो तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस एक्सेप्शनल के ऊपर, और ये इंपॉर्टेंट है। या तो मी शैल के ऊपर बनेगा, तो मी शैल के ऊपर आपको दो तीन बातें लिखने को होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख के दे दी है कि मे क्या होता है, शैल क्या होता है, और कब किसको यूज करना है। एंड और के ऊपर आता है, लेकिन अगर इस रूल में तीन क्वेश्चन ही बनते हैं, एंड और पे बनता है, मे शैल पे बनता है, या फिर मैंडेटरी और डायरेक्टरी पे बनता है। तीनों क्वेश्चन के जवाब अपन ने लिख दिए, कुछ भी आया छाप देना है, आपको तैयार करके जाना है। लेकिन मैंडेटरी और डायरेक्टरी के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ के या तैयार करके आपको जाना होगा। अब आते हैं हम सेकेंडरी रूल्स। शुक्र है प्राइमरी रूल्स फिनिश हो गए। प्राइमरी रूल्स फिनिश। अब क्या आएगा? सेकेंडरी रूल्स। अब क्या चलेगा जी? सेकेंडरी रूल्स। सेकेंडरी रूल्स। और सेकेंडरी रूल्स सिर्फ दो देके रखे हैं, हमारी किस्मत कितनी सुंदर है, सिर्फ दो सेकेंडरी रूल्स हैं। सेकेंडरी रूल सिर्फ दो हैं। पहला कौन सा है जी? नाम मुझे भी देख लें, दो कठिन कठिन नाम है। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ नॉसिचर, सोसिस, 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 नॉसिचर, सोसिस, डॉक्ट्रिन ऑफ, डॉक्ट्रिन ऑफ, मैं समान के चल रहा हूँ, साथ साथ लिख रहे हैं आप। नॉसिचर, NOCITUR, SOCIIS, सोसिस डबल आई एस, नॉसिचर अ सोसिस। ठीक है, ये एक डॉक्ट्राइन है। और दूसरा है कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो, कॉन्टेम, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो। ये दो आपके रूल्स और बचे, इन दोनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कहानी खत्म। नहीं, कहानी रूल्स की खत्म हो जाएगी, चैप्टर पिक्चर अभी बाकी है। इस चैप्टर पे कम से कम 10 तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और ये 10 तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। तैयार आपको करना है। बहुत सारे, मतलब 10 में से मान के चलो कि 6 तरह के, एक दो तीन, हाँ, छह नहीं बल्कि 7 से 8 तरह के क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। सिर्फ दो तरह के क्वेश्चन इसके बाद, एक इंटरनल एड आएगा, एक एक्सटर्नल एड आएगा, बस। इसके बाद चैप्टर में बस वही बचा है। तो इंटरनल एड के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, एक्सटर्नल एड के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। और सेकेंडरी रूल्स ये बचे हैं, जिसमें कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता है। डॉक्ट्रिन ऑफ नॉसिचर सोसिस, इसके ऊपर बन सकता है, और बनेगा तो एकदम पुच्चू सा क्वेश्चन बनेगा, छोटा सा क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से सुन लो। क्या आप सुनने को तैयार है? हम लोग शुरू करने को तैयार है, इसको खत्म करते हैं। हम्म। देखो, किसी बच्चे का कहना था कि साहब बहुत अपन इसको एकदम ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे रेगुलर क्लास पढ़ते हैं। बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल वैसे ही पढ़ रहे हैं कि ये है तो नाम से तो फास्ट ट्रैक है, लेकिन जिसका अभी अटेम्प्ट है, जिसका इवन नवंबर अटेम्प्ट है ना, वो भी इसको देखेगा तो उसको क्लास करने की जरूरत नहीं होगी। इतना डिटेल में अपन चीजों को अच्छे से ले रहे हैं। और ये डिटेल में इतने अच्छे से लेने के पीछे रीजन ये है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि साहब GCA और इंटरप्रिटेशन, ये दो डिटेल में ले लेना, क्योंकि ये दो हमको बिल्कुल भी पहले समझ नहीं आए थे, और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इन्हें हम छोड़ कर जाते थे, इनसे हमें डर लगता था। तो बचा क्या? फेमा। फेमा तो नया आया ही था, तो फेमा तो अपन को डिटेल में लेना ही था। GCA डिटेल में लेवा लिए आप, ये भी आप डिटेल में ले रहे हो, अदर लॉ पूरा डिटेल में हो गया है। तो अब ये पूरा डिटेल में किया है, तो भाई नंबर भी डिटेल में आने चाहिए, नहीं तो देख लेना बेटा, डंडा तेल जुप जुप। चलो, अब देखो मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करते हैं। अच्छा दिलीप भाई
दिलीप भाई बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। देखो मैं क्या करता हूँ, तो मैं ऐसा मान के चलूँ कि अगर अगर कुछ बच्चों को लग रहा है कि स्पीड थोड़ा स्लो है, तो उनको थोड़ी देर के लिए हम बोल देते हैं कि भाई आप 1.5 की स्पीड पे रिकॉर्डेड देखो। लेकिन बाकी बच्चों को तो बेनिफिट मिल रहा है ना अपना, ये स्पीड इज मॉडरेट ना, ना स्लो ना फास्ट, ठीक है। बस इसे खत्म करेंगे, आप बोलेंगे तो ऐसे खत्म होता है। क्योंकि क्या है, फिर उसमें हम लिखेंगे नहीं, उसके अंदर सिर्फ मैंने आपको बात बता, अभी देखो ना प्रैक्टिकली सोचो, पहले दिन 5 रूल्स खत्म कर दिए थे हमने, और दूसरे दिन सिर्फ 6 रूल हुए। तो अगर अपन चाहते तो 3 दिन में खत्म होता, लेकिन ये शायद 4 दिन, चौथे दिन भी जाएगा ये। यस। तो अपन अपन तो क्या है कि अपन अच्छे से करने के लिए चल रहे हैं। बाद में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े, इससे अच्छा ज्यादा मेहनत मैं यही कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉसियर अब की बार 70 पर। यस। चलो, नॉसिचर नॉसिचर मीठी बातें बोलकर दिल मेरा चुरा ले गया। नॉसिचर नॉसिचर सच्ची बातें बोलकर, नॉसिचर नॉसिचर सच्ची बातें बोलकर दिल मेरा चुरा ले गया। अच्छा एक बात बताओ यार, ये रूल क्या कहता है, ध्यान से समझना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं क्रिकेट की। व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिकेट, हम दो लोग हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और आपने मुझसे पूछा कि यार तेरे फेवरेट क्रिकेटर्स कौन है, दो अच्छे बैट्समैन के, दो तीन चार जितने तेरे को सबसे ज्यादा पसंद कौन से क्रिकेटर्स हैं, उनके नाम बता। तो मैंने बोला सचिन एंड लारा, सचिन एंड लारा। तो अब लारा, तो लारा का मतलब लारा दत्ता, या लारा का मतलब ब्रायन लारा। अब लारा का मतलब यहां पर ब्रायन लारा लेकर चलेंगे, या लारा का मतलब लारा दत्ता लेकर चलेंगे, आप मुझे बताओ। यहां पर लारा का मतलब लारा दत्ता लेकर चलेंगे, या लारा का मतलब ब्रायन लारा से होगा। किस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है। तो फिर सचिन एंड लारा लिखा है, तो यहां पर लारा दत्ता होगा या ब्रायन लारा होगा, बिल्कुल ब्रायन लारा होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा लिखा है प्लांट एंड मशीनरी, या फिर ऐसा लिखा है लॉ के अंदर प्लांट एंड ट्रीज, अब मुझे बताओ कि यहां पर प्लांट का अर्थ क्या लेकर चलेंगे, और यहां पर प्लांट का अर्थ क्या लेकर चलेंगे। ही इज अ क्रिकेटर, वेरी गुड। यहां पर प्लांट का अर्थ क्या लेकर चलेंगे, और यहां पर प्लांट का अर्थ क्या लेकर चलेंगे। पहले वाले प्लांट को अपन क्या लेकर चलेंगे, मशीनरी के साथ कोरिलेट करके चलेंगे, क्योंकि लारा को कोरिलेट करके चले थे सचिन के साथ, सचिन विराट कोहली एंड लारा। तो यहां पे लारा मतलब लारा दत्ता नहीं। यानी कि ये कहता है कि जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको कुछ शब्द दिए होते हैं, और उन शब्दों में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग निकल सकते हैं, तो आप उसका वो मीनिंग लगाओ जो उसके आजू बाजू के जो शब्द है ना, वो क्या कह रहे हैं या उनका क्या अर्थ है, वो इसको कलर देंगे, वो इसको कलर देंगे। हिल टेक, सॉरी, दिस वर्ड विल टेक कलर फ्रॉम अदर्स। अगर कोई कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे जनरल वर्ड्स हैं जिसमें जिसके मल्टीपल मीनिंग निकल सकते हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जिनके मल्टीपल वो हो सकता है, तो यहां पर आप उसको उस सेंस में लो जिसमें जो उसके आजू बाजू में और शब्द क्या दे रखे हैं, उसके हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो फर्स्ट वाले प्लांट को अपन क्या मान के चलेंगे, एक एसेट मान के चलेंगे। जैसे 15% डेप्रीसिएशन लगता है अपना, तो इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाने की बात करेंगे। जबकि सेकंड वाले केस में चाय पानी, ये चाय पानी बिल्कुल सही बोला इसने, चाय पानी। तो पानी का मतलब नाश्ता। हाँ बहुत बढ़िया। पानी का मतलब पानी नहीं, बारिश नहीं। पानी का मतलब पाउस नहीं। यहां प्लांट एंड ट्रीज, ये किससे कलर ले रहा है, ट्रीज से ले रहा है। तो क्या यहां पर 15% डेप्रीसिएशन लगाने जाएंगे क्या अपन, नहीं।
related to machine or machinery in first option, and second is trees, तो related to trees in second option. तो ये सोशिस, ये नौसिचर नौसिचर सोशी सोशी बातें बोलकर, ये क्या बोला, सोशी बातें क्या बोली इसने, सोशी सोशी यानी कि वही लो, उसी सेंस में लो। मान लो आपने पूछा कि यार आपके फेवरेट हीरो लोग कौन है, तो फिर मैंने बोला ऋतिक रोशन, शाहरुख, सलमान, सन्नी। अब यहाँ पे सन्नी का मतलब सन्नी डियोल या सन्नी लियोनी, यहाँ पे सनी डियोल या सनी लियोनी। अगर मैंने अच्छा उसने बोला आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स कौन से हैं, तो फिर मैंने बोला देखो एक दो तीन, यानी कि तीन हीरो लोग के नाम बताया और चौथा सन्नी बोला, तो यहाँ पे सन्नी डियोल भी हो सकता है, सनी लियोने भी हो सकता है। तो यहाँ पे सन्नी डियोल, क्योंकि उससे कलर क्या ले रहा है, मेल एक्टर्स की बात चल रही है। यस, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर प्रोविजन यही कहता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल अब ना उसके नीचे ले लेंगे अपन, इसको सिर्फ ये 3 लाइन में खत्म हो जाएगा, तो इसको लिख के नक्की करें क्या, इसको नक्की करें लिख के। यस, कौन सा वाला है ये, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉसिचर नॉसिचर, सो शिबाते बोल कर, तो रुको मैं इसका नाम डाल देता हूं, रूल 1, सेकेंडरी डॉक्ट्रिन ऑफ नॉसिचर नॉसिचर, सो शिबाते बोलकर बुद्धू बना गया। चलो लिखो, सिर्फ तीन तीन बातें लिखनी है, सिर्फ 2-3 बातें लिखनी है यहाँ पर। लिखो सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, फिर इसके एग्जांपल्स भी ले लेंगे अपन। लिखो, when two or more, when two or more, when two or more words derived from its, नहीं 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 नहीं, वर्ड्स विच आर कैपेबल, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर नीचे मैंने पढ़ लिया, two or more words which are capable, which are capable of analogous एनालोगस का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट्स में लिख लेना ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एनालोगस का मतलब लिख लेना सिमिलर या पैरेलल। सिमिलर या पैरेलल, अब लिख लेना एनालोगस का अर्थ। मीनिंग आर ग्रुप्ड टुगेदर, आर ग्रुप्ड ग्रुप टुगेदर, यानी कि एक ग्रुप में दो या दो से ज्यादा शब्दों को एक साथ लेके रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। मीनिंग ऑफ अ वर्ड डिराइव फ्रॉम, देन द मीनिंग of a word derived from its associate words, its associate words, they take color from each other, they take color from each other, वो एक दूसरे से कलर ले लेते हैं, मतलब वो एक दूसरे के हिसाब से चल लेता है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल लिख लो,
फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूमरी एंड टॉयलेट गुड्स। ये आपको दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। यहां पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स, परफ्यूमरी एंड टॉयलेट गुड्स। अब ये क्या बता रहा है कि कॉस्मेटिक्स कौन से वाले कॉस्मेटिक्स, तो बहुत तरह के होते हैं। यानी कि वो अपन फेयर एंड लवली का क्रीम का ऐड आता है ना छुप छुप के, तो ऐसी क्रीम ये छुप छुप के कहाँ छुप के लगाते हैं? टॉयलेट में छुप के लगाते हैं क्या? नहीं, आप अपने कमरे में लगाते हो। तो टॉयलेट में जो कॉस्मेटिक्स यूज होते हैं, यानी कि ये टॉयलेट गुड्स से कलर ले रहे हैं ये दोनों वर्ड्स। तो कॉस्मेटिक्स कौन से? जो टॉयलेट में या बाथरूम में यूज किए जाते हैं। परफ्यूमरी, अरे बहुत अच्छी बात है, महक की बात है, महक। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कूलर परफ्यूम को इसमें मान के चलेंगे क्या? अगर कूलर परफ्यूम है तो क्या इस कैटेगरी में आएगा? क्या अगरबत्ती धूप बत्ती इधर आएगी क्या? अगरबत्ती लगाते क्या बाथरूम में? बाथरूम में करते क्या आप किसी की पूजा? या धूप बत्ती लगाते क्या? बताओ ना। तो अगर आप धूप बत्ती, अगरबत्ती, कूलर, परफ्यूम, यानी कि यहाँ पे परफ्यूमरी की बात करिए जो टॉयलेट में इस्तेमाल किए जाते हैं, बस वही। उधर जाके अगरबत्ती लगाने का नहीं। महक आ रही है, महक, महक दो तरह की होती है, एक खुश बू, दो तरह की होती है। एक जो खुश कर देती है उसे खुशबू कहते हैं, और जो बैड बू यानी कि हमारा मन बैड कर देती है, हमारा मूड खराब कर देती है, उसे क्या बोलते हैं? बैड बू, बदबू, बैड बू। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पे परफ्यूमरी का मतलब टॉयलेट में जो परफ्यूम्स इस्तेमाल किए जाते हैं उससे है, ना कि कूलर परफ्यूम, ये परफ्यूम। बात समझ में आती है? कॉस्मेटिक्स में भी, कॉस्मेटिक्स में भी वो वाले कॉस्मेटिक्स कवर हो रहे हैं जो आपके टॉयलेट में इस्तेमाल होते हैं। मतलब जैसे शेविंग क्रीम की बात करो तो शेविंग क्रीम इसके अंदर बाथरूम और टॉयलेट में जो इस्तेमाल होते हैं वो यूज में आएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल दूसरी क्रीम या ये वो सब, तो अगर वो उसको बाथरूम में यूज नहीं किया जाता है तो फिर वो बाहर ही आपको, मतलब वो इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। इसमें बड़ा तगड़ा एग्जाम्पल दिया, आप देखोगे तो आप चक्कर आ जाओगे। एग्जाम्पल क्या दिया है? फ्रेश ऑरेंज जूस, एग्जाम्पल नंबर 2। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके स्टडी मटेरियल में दिया है, एस्टीमेट, बड़ा तगड़ा एग्जाम्पल दिया। क्या दिया है? फ्रेश ऑरेंज जूस इज नॉट अ फ्रूट जूस। बहुत बढ़िया। फ्रेश ऑरेंज जूस इज नॉट अ फ्रूट जूस। ये कौन सा केस लॉ है? मैं नाम बता देता हूं, सेवोय होटल वर्सेस कमिश्नर्स। सेवोय होटल्स वर्सेस कमिश्नर। इस केस को समझना बड़े ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ये क्या कह रहे हैं? फ्रेश ऑरेंज जूस फ्रूट जूस नहीं होता। फ्रेग्रेंट लाइसेंस स्टेक्स, fragrant incense sticks are used in luxurious bathrooms, rooms, spa। बहुत बढ़िया। फ्रेश ऑरेंज जूस इज नॉट अ जूस, ध्यान से सुनना। फ्रेश ऑरेंज जूस इज नॉट अ फ्रूट जूस, यानी कि क्या कह रहे हैं? आज तक तो अपन क्या समझते थे कि फ्रेश ऑरेंज जूस भी फ्रूट जूस है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर केस में बोला कि ये फ्रूट जूस नहीं होगा। ये क्यों बोला? देखो, ये बोला तो अपन बिना, कहते ना किसी ने कुछ बोला उस पर विश्वास करने का नहीं, देखो क्यों बोला, क्यों बोला। अब ध्यान से सुनना है। ये केस में क्या था कि ये परचेज टैक्स एक्ट ने इसको डील किया, तो कहा कि मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस इंक्लूडिंग, यहां पे क्या लिखा था? मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस इंक्लूडिंग, मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस इंक्लूडिंग फ्रूट जूसेस, बॉटल्ड वाटर्स,
एंड सिरप्स। परचेज टैक्स एक्ट ने क्या बोला कि मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस में क्या क्या शामिल है? फ्रूट जूसेस, बॉटल्ड वाटर एंड सिरप्स। ध्यान से सुनना। अब इससे क्या समझ में आ रहा है? बॉटल्ड वाटर मतलब पैक्ड वाटर, सिरप्स आर ऑल्सो पैक्ड। तो अगर ये दोनों पैक्ड हैं तो फ्रूट जूस भी क्या लेकर चलेगा? इनका रंग लेकर चलेगा, यानी कि यहां पर फ्रूट जूस का मतलब भी क्या होगा? पैक्ड होगा। और फ्रेश जूस क्या होता है? जिसमें अभी आपने शुगर तक नहीं मिलाई है, शुगर भी इसमें शामिल नहीं किया है। फ्रेश जूस मतलब ताजा ताजा बना के देने की बात कर रहा है। तो पैक्ड में ताजा ताजा कैसे बना के दे सकते हैं? तो यहां पर इसने बोला कि इस केस में फ्रूट जूस में हम फ्रेश जूस को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर परचेज टैक्स एक्ट में कहा है मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस क्या होंगे? फ्रूट जूस कॉमा बॉटल्ड वाटर एंड सिरप्स। सिरप्स बॉटल्ड मतलब पैक्ड बेवरेजेस होंगे, यानी कि यहां पे कौन से बेवरेजेस की बात कर रहे हैं? ये पैक्ड बेवरेजेस की बात कर रहे हैं। तो फ्रूट जूस भी पैक्ड बेवरेजेस में ही यहां पे इसका अर्थ लेकर चलेंगे। तो फ्रूट जूस अगर पैक्ड बेवरेजेस की बात करेंगे तो ताजा कैसे हो सकता है? वो तो पहले से तैयार किया हुआ है ना, इसे मीठा है ना अभी तुरंत निकाल के दे रहे हैं। तो इसलिए यहां पर ये बोला कि फ्रेश ऑरेंज जूस इज नॉट अ फ्रूट जूस, यानी कि फ्रेश। फ्रेश मतलब होता है ताजा ताजा निकाला। कितने लोग को ये केस समझ में आ रहा है? आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां से कितने लोग को समझ में आ रहा है? ना तो शुगर इन इसमें की है, ना ही अभी अभी इसको निकाला है, ना ही फ्रेशली प्रेस्ड आउट, फ्रेश भी नहीं है, अभी अभी दबा के आप फ्रूट्स को प्रॉपर उसको करके आपने निकाला नहीं है। तो फिर ये इस डिस्क्रिप्शन में आ रहा है क्या? बेवरेजेस, पैक्ड बेवरेजेस के डिस्क्रिप्शन में। तो जवाब आता है नहीं। कितने लोग को समझ आ रहा है? अंगूठा दे दो। गॉट इट? ठीक है। एक और एग्जांपल लिया है, वो एग्जांपल आप सुनोगे तो ये एग्जांपल सेकंड, ये वाला एग्जांपल तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है। एक एग्जांपल और दिया है इसके अंदर, स्टडी मटेरियल में है। फॉर एग्जांपल ये भी दिया है स्टडी मैट में। ये एग्जाम्पल एक्चुअली बहुत ज्यादा तंग करने वाला है, तो आप बोले तो ले ले, नहीं तो जाने दें। ले ले। इसमें बोला है प्राइवेट डिस्पेंसरी ऑफ ए डॉक्टर ऑफ अ डॉक्टर, प्राइवेट डिस्पेंसरी ऑफ अ डॉक्टर इज नॉट अ कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। इज नॉट अ कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। यस सर, समझ में आया, बहुत बढ़िया। प्राइवेट डिस्पेंसरी ऑफ अ डॉक्टर इज नॉट अ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। तो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट समझने की कोशिश करते हैं, आए तो बढ़िया। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948। 1948 इसमें इसने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन किया। इसने किसको डिफाइन किया? कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को। यानी कि कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन कैसे किया? ध्यान से सुनो। इसमें बोला कि एनी बिजनेस ट्रेड और प्रोफेशन। और ये रूल क्या कह रहा है कि ये जो प्रोफेशन है ये बिजनेस और
ट्रेड को साथ में लेकर चल रहा है, यानी कि ये प्रोफेशन इससे कलर ले रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअल में प्रोफेशनल वाले प्रोफेशनल कवर नहीं होंगे, इसलिए एक डॉक्टर की प्राइवेट डिस्पेंसरी को कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं माना है शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ने। बस इतनी सी बात कही है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, पेज नंबर 2.24 पर है मॉड्यूल में। यहाँ पे क्या मान के चले ये लोग कि बिजनेस ट्रेड, यानी कि यहाँ पे व्यापार की बात हो रही है, और यहाँ पर धंधा, धंधा मतलब जो हम आम भाषा में धंधा बोलते हैं ना, काम धंधा, तो यहाँ पे वो काम धंधा है। यहाँ पे प्रोफेशन का मतलब प्रोफेशन से नहीं है, प्रोफेशनल्स प्रोफेशन से नहीं है, इसलिए इस पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर केस था डॉक्टर देवेंद्र एम सूर्ती, डॉक्टर देवेंद्र एम सूर्ती, डॉक्टर देवेंद्र एम सूर्ती वर्सेस गुजरात, स्टेट ऑफ गुजरात। गुज्जू भाई थे डॉक्टर साहब, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट चढ़ गए होंगे ना, तो डॉक्टर साहब ने बोला अरे यार तुम्हारी डेफिनेशन के हिसाब से तो है ही नहीं, और केस वेस जीत गए होंगे, तो इन्होंने उठा के यहाँ पे डाल दिया, साला कुछ भी उठा के डाल देते हैं इधर। चलो बट ठीक है, तो ये आपके 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, आपको ये आप इस पर्टिकुलर भाई इसमें ये वाला जो आपका है ना डॉक्ट्रिन, ये नोसिचर नोसिचर सोशी सोशी बातें, नौशिष्य सोशी बातें बोलकर, ये याद रखना है अपन को कि जब दो या दो से ज्यादा शब्द जो हैं वो सिमिलर या पैरेलल मीनिंग एक साथ ग्रुप होकर चल रहे हैं, तो अब जो दूसरे का अर्थ लिया जाएगा, जैसे प्लांट एंड ट्रीज और वो अपन एग्जांपल्स लिए, तो वो उसके साथ में आजू बाजू वाले शब्द किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से उसको लेकर चला जाएगा। ऐसा बोला जाता है कि ये अपना अर्थ गिरगिट है, ये गिरगिट इनके अनुसार रंग बदलेगा, तो इस प्रोविजन को अपन क्या बोल देंगे, गिरगिट प्रोविजन। क्या बोल देंगे, गिरगिट, GIRGIT, यानी कि ये क्या करेगा, रंग बदल लेगा अकॉर्डिंग टू एसोसिएट वर्ड्स। अगर ये समझ में आता है, आप लिख चुके हैं, तो ये खत्म हो गया है। और आखिरी रूल हमारा जो है, आखिरी रूल है कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो, कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो। सर एग्जाम पोस्टपोन होंगे क्या? आप बोलो, जैसा आप बोलो वैसा कर लेते हैं। करवाने हैं, करवाने हैं तो बोलो, अभी फोन करके करवाता हूँ, है ना। आप मुझे बता देना एग्जाम पोस्टपोन करवाने हो तो मैं बात कर लूंगा, ठीक है, डन, वेरी गुड। सेकंड आपका मैं कहां से लिखा था, यहां पर सेकंड है कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो। नेक्स्ट रूल क्या है, कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो। तो इसमें दो शब्दों के अर्थ आपको जानने हैं, एक कॉन्टेम्परेरी क्या होता है और एक्सपोजिशियो क्या होता है, बस ये दो। यार ये रूल पता है, एक एक लाइन में खत्म हो जाएगा, इसको तो लिखने की भी इच्छा नहीं कर रही कि इसको लिखेंगे भी तो क्या, क्यों ही लिखेंगे। आप सुनो, इसको ध्यान से सुन लो। ये कहता है कि भाई साहब, अगर कोई एक्ट ऐसा है जो पहले बना है, जैसे कंपनीज, आप प्रैक्टिकली सोचो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना, तो उस समय जो ड्राफ्टमैन था उसने क्या सोच के बनाया गया होगा, तो आप पीछे जाओ और उसकी सोच के हिसाब से ही चलो, क्योंकि आज इतना मॉडर्न युग है, आज अगर अपन सोचेंगे तो बोलेंगे बकवास लॉ है, और अपन ऐसा ही बोलते हैं कि बकवास लॉ है। जैसे उस समय एक वर्ड यूज किया जाता था कि आपको उसे नोटिस देना होगा, अब नोटिस तो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, यस, लेकिन फिर उसके अंदर उसने क्या बोला कि यार नोटिस का मतलब यहां पर हैंड डिलीवरी भी हो सकता है, जैसे ही बोला हैंड डिलीवरी भी हो सकता है, जैसे ही बोला कि नोटिस सर्व्ड हो सकता है, जैसे ही बोला कि जो नोट, मतलब इन 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 शब्दों से क्या समझ में आता है, कुरियर हो सकता है, तो इन शब्दों से क्या समझ में आता है कि यार ये नोटिस ओरल की नहीं राइटिंग की बात कर रहा है। वो नोटिस लिख के भूल गया कि मुझे ओरल लिखना है कि इन रिटर्न होना चाहिए। तो जो उस समय बैठकर कानून, यानी कि ये जो आजकल के मॉडर्न युग के कानून है ना, इनके ऊपर ये प्रोविजन, ये वाला प्रिंसिपल, ये वाला डॉक्ट्रिन नहीं लगता है। कॉन्टेम्पोरेनिया, कॉन्टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, और एक्सपोजिशो, एक्सपोजिशो का मतलब तो होता है एक्सपोजिशन। देखो
दो वर्ड है, कॉन्टेम्परेरी, अरे यार, कन 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 कॉन्टेम्परेरी। कॉन्टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? कॉन्टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? लिखो, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। यानी कि आपको कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो, तो एक्सपोजिशन का मतलब क्या है? एक्सपोजिशन का मतलब एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन या कॉम्प्रहेंसिव डिस्क्रिप्शन। यानी कि आपको कोई पुराना एक्ट पढ़ना है तो आप वहां उसी समय चले जाओ, उस समय उस बंदे ने क्या सोचा होगा, उस समय उसके सामने क्या अपडेट्स उसको नजर आ, आज का फ्यूचर 100 साल पहले तो नहीं दिख रहा होगा, उसको 2-4 साल का फ्यूचर नजर आ रहा होगा, तो उस हिसाब से उसने कानून लिख दिया होगा। तो अगर हम आज बैठकर उस बारे में सोचेंगे तो उसे मूर्खता समझेंगे, तो उसे मूर्खता मत समझो, उस समय इतने अपडेशंस नहीं थे। बिल्कुल, इसको इसका अगर इंटरप्रिटेशन लगाना है तो आप उस समय के कानून में क्यों क्या लिखा था, क्यों लिखा था, उस हिसाब से जाओ और वहां से इसका। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी होती है, इसमें 4 शादियां, ध्यान से सुनना, इसमें 4 शादियां अलाउ होती हैं। आज अपन सोचे तो आज आज की डेट में अगर इस प्रोविजन को पढ़ते हैं ना, तो इस प्रोविजन को पढ़ के बोलते हैं वाह यार, इनके तो मजे हैं यार, 4 4 शादियां यार। या यूं बोलते हैं अबे एक नहीं संभल रही, 4 कहां से करेगा? लेकिन इनमें प्रावधान है, शरिया में लिखा है। अब सोचो, ये कानून तब जाके सोचो, तब जाके समझो जब ये लिखा गया था। अच्छा, क्यों लिखा गया था? पहले क्या होता था कि जो जंग में शहीद हो जाते थे ना, मर जाते थे, डेथ हो जाती थी जिन लोगों के जंग में शहीद हो जाते थे, सिपाही जो होते थे ना, लड़ाई वड़ाई करते थे, शहीद हो, तो उनकी जो बेवाएं होती थी, उनकी जो बीवियां, यानी कि विधवा कहते हैं अपन, बेवा, बेवा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? विडो। तो उनकी जो विडोज होती थी ना, उनको बाजार का एक आर्टिकल मान लिया जाता था। जैसे मान लो कि किसी के पति की डेथ हो गई, तो अब वो औरत को बाजार में बेचा जाएगा, ये रूल था, बाजार में बिकती थी। और उनके साथ फिर बहुत सारा कुछ गलत, कभी कोई लेकर खरीद के जा रहा है, कभी कोई खरीद के जा रहा है, मतलब उन्हें एक आर्टिकल मानने लग गए थे उस समय। ये बहुत पुरानी बात है, जब पत्थर से आग जलाते थे तब का प्रावधान है। तो उस समय क्या करते थे कि भाई कोई जंग में शहीद हो गया, किसी का पति मर गया, तो पति मर गया तो उसकी पत्नी, अब उसकी पत्नी, वो उसका पति नहीं है ना, अब उसकी पत्नी फ्री है। फ्री है मतलब अब इसे बेचा जा सकता है। अरे फ्री है मतलब दूसरी नहीं, बेचा जा सकता है। तो नबी साहब ने जो थे उस समय ऐसा प्रावधान, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो इस तरह का प्रावधान वो लेकर आए कि उन्होंने क्या किया कि अच्छा, मतलब जिसका पति नहीं वो बाजार में बिकने के लिए जाएगी ना, लेकिन जिसका पति होगा तो फिर वो नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। लाओ, किसका किसका पति मर गया है? इनका, मैं आपसे शादी करता हूं, मैं आपसे शादी करता हूं। तो उन्होंने ये प्रावधान, ये प्रोविजन, यानी कि एक से ज्यादा शादी का प्रावधान क्यों बनाया? ताकि वो उन उन महिलाओं को सपोर्ट कर पाए। अगर ये कानून बना होगा तो उन महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो बाजार में बेची ना जा सके और उनको एक साया रहे कि हाँ ये पति है, पति है, चल ठीक है, तू अपना रह, तेरे को जिधर रहना है। तो मल्टीपल मैरिज, मल्टीपल मैरिज जिसे क्या बोलते हैं? पोलीगैमी बोलते हैं, पॉलीगैमी। बाइगमी मतलब होता है 2 शादी, पोलीगमी मतलब बहुत सारी। ठीक है, तो उन्होंने एक से ज्यादा शादी के बारे में उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इनके पति बन जाते हैं ताकि इन्हें संरक्षण मिले, इन्हें सुरक्षा मिले। उस समय ये था। आज अगर अपन पढ़ेंगे और सिर्फ इतना पढ़ेंगे, इसको तो 4 शादी, वाओ मजा, मजा, एक तो संभल नहीं रही है, 4 के मजे लेगा बड़े, तेरे को पता चलेगा। तो ये मजे के लिए नहीं था, ये किस चीज के लिए था? किसी को सपोर्ट करने के लिए। और एक बिल्कुल मुझे लगता है कि बहुत नेक और सही निर्णय था, डिसीजन था ये उनका, जो भी इस कानून को लेकर आए।
टू सपोर्ट विडोज, ताकि अगर उसके साथ में पति का नाम रहेगा तो कोई उसे बाजार के आर्टिकल नहीं समझेगा, उसे सेल नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो यही चीज कहता है। कितने लोग को समझ में आ रहा है ये? अच्छा, ये शरिया वाला चार शादी वाला कानून कितने लोग को समझ में आया कि क्यों बना था? तो वहां जाकर सोचेंगे तो ये वही बोल रहा है कि एक्सप्लेनेशन वहीं से लो, कॉम्प्रहेंसिव डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको कि ये क्यों बना। बहुत सारे जहां देखो ऐसा बोला जाता है ना कि यार धर्म के ऊपर क्वेश्चन मत करो, धर्म के ऊपर प्रश्न मत उठाओ, क्योंकि कोई किस आस्था को लेकर कोई बैठा है, कोई किस आस्था को लेकर, लेकिन सबके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट्स को जाने बगैर अभी लगता है मजाक, लेकिन नहीं, उसके पीछे कुछ तो बात रही होगी। तो वहां जाकर उस ड्राफ्टमैन को सोचो तो इस बात समझ में आएगी। बात समझ में आती है क्या? अगर हाँ तो ये वाला भी खत्म होता है। और कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो को हम लिखें या नहीं लिखें? तो हम नहीं लिखते हैं क्या इसको? यस, लिखना है कि नहीं लिखना है आप बताओ फटाफट। जाने देते हैं यार, छोड़ो। एक दो लाइन है वैसे, आप चाहो तो लिख लेते हैं। एक दो लाइन है बस, ज्यादा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो पूछा जाता है नहीं, तो अपन भी क्यों इसमें ज्यादा दिमाग लगाए ना। थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि हमने सब लिखा ये नहीं लिखा ऐसा ना हो। रूल 2, नो नीड, नहीं लिखा है? लिखना है लिख लो। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्टेम्पोरेनिया, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशो, कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशो, इसमें लिख लो, एक दो लाइन में खत्म हो जाएगा बस। इसमें लिख लो, दिस डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, is based on the concept, that a statute, or a document, is to be interpreted, to be interpreted by referring to the exposition ब्रैकेट्स में लिख लेना, explanation, exposition it has received from contemporary, 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 इसके ब्रैकेट्स में लिख लो, belonging to the same time, belonging to the same time authority, यानी कि उस समय वाले ने क्या सोच के लिखा होगा वहां जाके सोचो। समझ में आ रहा है क्या लिखा है? लिख लो। अच्छा, मैं अब ना इसके अंदर एक दो वो देके रखे हैं। क्या देके रखे हैं? मैक्सिम्स। मैं वो नहीं बता रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं, एक लिख देता हूं। चलो, मैक्सिम इसमें दिया है, मैक्सिम। एक तो यही दिया है कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो, तो ये तो अपन को इससे ही समझ में आ रहा है कि भाई पुराने हिसाब से लेके चलो, नाम ही है ये, है ना। दूसरा है ऑप्टिमा लेजम, ऑप्टिमा किसकी माँ? ऑप्टिकी माँ, किसकी माँ? ऑप्टिकी माँ। ऑप्टिमा लेगम, बेगम नहीं, लेगम। इंटरप्रेस
इंटर प्रेस, आउटर प्रेस नहीं, इंटर प्रेस। एस्ट, ई एस टी, इस्ट, कॉन्स्टिट्यूड, सी ओ एन एस ई यू टी यू डी ई। अभी क्या है भगवान जाने यार, क्यों लैटिन वर्ड्स के। इसका आंसर बस लिख लो, कस्टम इज, कस्टम मतलब पॉपुलर वर्ड को लेकर चलते हैं। तो पुराने समय से क्या चला आ रहा है, शब्द का अर्थ वही लेंगे, नया कुछ मत लो। पुराने समय से क्या चला आ रहा है, शब्द का अर्थ वही लेंगे, नया मत लो। पॉपुलर वर्ड, पॉपुलर वर्ड क्या चलते आ रहा है, पान का पत्ता, पान का पत्ता, वही 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 वही। कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ, कस्टम इज द बेस्ट। और भारत में तो यही है, क्योंकि भारत में पुरानी चीजों को छोड़ने की इच्छा नहीं करती। बेस्ट, दो बार बेस्ट लिखेंगे क्या, एक बार लिखेंगे। इंटरप्रेटर ऑफ लॉ, ये इसी में आपको रूल में देके रखा हुआ है। ठीक है, 50 साल से 100 साल से जो पहले से चल रहा है वो चलो। ये वाला मैक्सिम या ये वाला जो आपका रूल है, ये रूल या मैक्सिम जो है किसके लिए काम में आता है, अप्लाइड फॉर कंस्ट्रूइंग, कंस्ट्रूइंग जब भी लिखते हैं इसका मतलब इंटरप्रेटिंग बोल रहा है, कंस्ट्रूइंग एंशिएंट लॉज। एंशिएंट लॉज, नॉट मॉडर्न लॉज। खत्म, बोलो। तो ये हो जाता है आपका, सारे रूल्स खत्म। 7 और 2 9 रूल्स है, लिख लोगे तो अंगूठा दे देना यार। थक गया मैं भी आज। चलो चलो, शाबाश शाबाश, जल्दी 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 बताओ रे, बताओ रे। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्टेम्परेनिया एक्सपोजिशियो, इसके ऊपर आप अगर आपको याद रहे तो आप रखना शरिया। इसके अंदर क्या है, 4 शादी, मुस्लिम लोग, ये अपन ने एग्जाम्पल लिया है, मुस्लिम कम्युनिटी में 4 शादी का प्रोविजन। ये कहां से आया, आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अपने, इसके पहले फ्रेश ये बोला कि भाई ये उससे कलर ले लेगा, ये इससे कलर ले लेगा, ये दोनों। और उसके पहले मे शैल ये सब। तो मैं ऐसा मानकर चलूं क्या कि रूल्स पर अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो अब हम न सिर्फ समझ गए हैं बल्कि हमने लिखा भी है। तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि उसकी लैंग्वेज ऐसी और मेरी लैंग्वेज ऐसी और भगवान की लैंग्वेज ऐसी। आपके सामने मैंने बहुत अच्छे आसान भाषा में लिखा है, जिन वर्ड्स का टफ मीनिंग है, ये देखो यहां, जैसे मैंने एक्सपोजिशियो के आगे लिख दिया आपको एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेम्परेरी के आगे मैंने, ये मॉड्यूल में थोड़ी मिलेगा आपको, रिसीव फ्रॉम कॉन्टेम्परेरी तो बिलोंगिंग इन द सेम टाइम। तो मैंने जहां जहां पर टेक्निकल टर्म्स हो सकते हैं मैंने उनको इजी भी करके लिख दिया, ताकि आपको जवाब देते समय समस्या ना आए। तो मैंने आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर ली है, तो अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। अच्छा 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 अच्छा, एक चीज और, चलिए ये हो गया तो अब अपन दूसरी बात करें। ये हो गया हो तो अपन दूसरी बात करें। आज तारीख क्या हो गई, कोई मुझे डेट बताएगा, डेट, डेट बताएगा कोई मुझे। आज हो गई शायद 3 मार्च, ओके। ओके, अंगूठा अंगूठा कुछ दे दो यार, बहुत अच्छे से किया, आगे बढ़ते हैं। 3 मार्च है, ओके। चलिए, अब कुछ बच्चों का ऐसा बोलना हो रहा था कि साहब अपनी टेस्ट सीरीज का क्या हुआ, टेस्ट सीरीज का क्या हुआ। तो टेस्ट सीरीज के बारे में सुन लो, क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसा कहना था कि साहब हमारे टेस्ट का कुछ बता दो। तो सुनो, टेस्ट सीरीज हमने पहले अनाउंस किया था, कल परसों 2 दिन से कुछ बच्चों का ऐसा रहा है कि साहब हमें आप एक काम करो, आप कंपनी लॉ का तो अभी हम
टेस्ट नहीं देना चाहते हैं लेकिन हम अदर लॉस का देना चाहते हैं, तो क्या सिर्फ अदर लॉस का दे सकते हैं? तो सुन लो आप। यस, मॉड्यूल 3 में आपको, मॉड्यूल 3 छोड़ो, सिर्फ अदर लॉस की अपन बात करें। अदर लॉस के 2 टेस्ट होंगे। चैप्टर आपके क्या क्या है इसमें? फेमा, GCA, इंटरप्रिटेशन। आपके पास समय है तैयार करने का। 2 टेस्ट होंगे आपके इसके। टेस्ट नंबर 1 होगा, टेस्ट नंबर 1 होगा आपका 9 तारीख को, 9th ऑफ मार्च। क्वेश्चन पेपर आपको भेज दिया जाएगा इवनिंग तक। 9 तारीख नहीं रखते हैं, 10 रखते हैं, राउंड फिगर 10 मार्च। क्वेश्चन पेपर आपको इवनिंग या नाइट में आपको मिल जाएगा 9th तक। 10 तारीख को आपको आंसर शीट सबमिट करनी है। आपको आंसर बिल्कुल साफ साफ लिखना है। आपको आंसर क्या करना है? बिल्कुल साफ और स्पष्ट लिखने हैं। उसको फिर आपको फोटो खींच के पीडीएफ बनाते हैं ना, वो पीडीएफ बना के आपको मुझे ही व्हाट्सएप कर देनी है, मेरे ही नंबर पर, ठीक है? टेस्ट 1 10 मार्च को होगा और 12 या 13 तक आपको इसका रिजल्ट्स मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, सिर्फ आप अदर लॉस का टेस्ट देना चाह रहे हो, आपका जो फीस होगा ₹200 ओनली, जिसके अंदर आपको कितने टेस्ट होंगे? 2 टेस्ट होंगे। जिनकी इच्छा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जिनकी इच्छा है वो लोग टेस्ट दें, क्योंकि टेस्ट देने से अभी तक तो क्या है, आप तैयार कर रहे हैं, लेकिन जब आप तैयार करके भेजेंगे यहाँ से, कॉपी जांच के आपको मिलेंगी, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। और ये फीस बिल्कुल इतनी नॉर्मल है, इतनी नॉर्मल है कि इसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि इतना चेक करने वाले को हमने पूरा पैसा देना है। बट हाँ, तो ये जो जो करना चाहता है, आप मेरे को मेरे नंबर पे 9680610072, इसके ऊपर आप मेरे को व्हाट्सएप या मैसेज कर देना कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। मैं आपका एक अलग से ग्रुप बना दूंगा। वो ग्रुप बनाने के बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर जो है उसी पर दे दूंगा, और आंसर शीट आपको व्यक्तिगत मुझे भेजनी है, ग्रुप पर मत भेजना, ठीक है? आप व्यक्तिगत मुझे भेज देंगे तो वो ठीक रहेगा। उसके बाद जिसके मतलब जो कॉमन, जैसे बहुत सारे बच्चों ने कॉमन मिस्टेक किया, तो वो मैं एक सेशन लूंगा, उसके अंदर बताऊंगा कि आंसर में क्या गड़बड़ आपने करी है, किसने अच्छा लिखा, और जिसकी सबसे अच्छी कॉपी होगी वो शेयर करके और उसको डिस्कस भी करेंगे कि यार देखो आपसे ये गलती हो गई, अगर आप ये गलती ना करते तो। और ये डिस्कशन किन के साथ होगा? सिर्फ उनके साथ जो टेस्ट देंगे। जो टेस्ट नहीं देंगे, ये वीडियो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि उनके समझ के बाहर होगा। तो बात समझ में आती है आपको? यस। तो टेस्ट वाले जो मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मैंने यहां पर सबको एक साथ जवाब दे दिया है। 10 मार्च को पहला टेस्ट होगा, दूसरा टेस्ट होगा 20 मार्च के आसपास। तो 10 मार्च का आपके पास टाइम है, आपको तीनों चैप्टर्स तैयार करने हैं, तीनों चैप्टर्स तैयार करने हैं। 10 मार्च को जो टेस्ट होगा उसमें इंटरप्रिटेशन में रूल्स पर ज्यादा फोकस करके आना है, रूल्स पे जितने हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है? और सेकंड टेस्ट में पूरा फोकस करना है। फेमा तो 100%, जीसीए 100%, इंटरप्रिटेशन में टेस्ट 1 में रूल्स। फी की पेमेंट कैसे करना है? आप मेरे को जब व्हाट्सएप पे बोलेंगे कि आपको बोलना है कि क्या है ये, अदर लॉ टेस्ट सीरीज, OLTS-इंटरेस्टेड, बस आप लिख देना OLTS-इंटरेस्टेड लिख देना, अदर लॉ टेस्ट सीरीज। तो फिर मैं आपको क्यूआर कोड भेज दूंगा, सिंपल सी बात है। आपको क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा, आपको वहां से आंसर स्कैन करके देने हैं। 9 तारीख को क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, 10 तारीख को किसी भी समय आपको उसमें टाइम में बता दूंगा कि कितने समय में आपको करना है। हाँ, कितने मार्क्स का होगा? ये होगा 36 to 40 मार्क्स का, 36 से 40 मार्क का होगा। और आपको समय कितना उसमें लेना है? 1 घंटा 20 मिनट लेना है।
आपको टाइम कितना लेना है उसमें, 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि 80 मिनट के अंदर आपको 40 मार्क्स, 35 से 40 मार्क्स। अगर 35 मार्क्स का हुआ तो फिर 70, यानी कि आप दुगना कर लो। अगर 30 मार्क्स का हुआ तो 60 मिनट्स, अगर 35 मार्क्स का हुआ तो 70 मिनट्स, और 40 मार्क्स का हुआ तो 80 मिनट्स। इतना आपको समय देना है। आपको कॉर्पोरेट लॉ का, बेटा इसको तो खत्म करें अपन, कॉर्पोरेट लॉ का इसके बाद, इसके टेस्ट होने के, इसके 2 टेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम कॉर्पोरेट लॉ का पहले मॉड्यूल 2 का एक अलग से टेस्ट ले लेंगे, क्योंकि अब बच्चे मॉड्यूल वाइज जाना चाह रहे हैं, फुल के लिए नहीं जाना चाह रहे, तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, आप मॉड्यूल वाइज जाओ, ठीक है। तो ओके है बॉस, तो आपको क्या करना है, एक मैसेज ड्रॉप कर देना है, मैं अकॉर्डिंगली क्या करूंगा आपको वो कर दूंगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये फायदे का वो रहेगा, तो आई व्हाट आई वांट, आई डोंट वांट, मेरे को इनमें कोई बहुत ज्यादा कमाई वाला सीन नहीं है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, उसको भी थोड़ा सा एक बार और सुधार लेंगे। तो यार अपन जो 70 के ख्वाब लेके चल रहे हैं, मेरे अगर इतने सारे बच्चे 70 मार्क्स लाएंगे, सोचो मेरे को कितना अच्छा लगेगा। तो आई जस्ट वांट कि आप लोग कोशिश करें कि आप सभी लोग दें, लेकिन फिर भी जिसकी इच्छा हो वो जरूर दें, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए अब अपन इतना ही रखते हैं, बाकी का काम यानी कि अब इंटरनल एड्स और एक्सटर्नल एड्स के ऊपर कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। तो जय श्री कृष्ण है जी, बाय बाय। और कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी कुछ बात करनी हो तो कर सकते हैं, वेले हैं, संडे है, इफ यू वांट टू टॉक एनीथिंग एल्स तो करते हैं, अदरवाइज मैं जाता हूँ। मैं जाऊं क्या, बाय बाय। यस, अरे कहाँ गए रे, अरे 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 अरे, ओके चलिए, जय श्री कृष्ण, बाय।